कांग्रेस का प्लान आर पार, सिंधिया पर सीधा बार, बीजेपी को उकसाने की कोशिश, क्या कामयाब होगी स्ट्रेटजी? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये नाम कांग्रेस के लिए 2020 के बाद से उस दर्द की तरह है जो रह रह कर उठता है। जाहिर है सिंधिया की वजह से ही कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी थी और शायद इसी अदावत के चलते कांग्रेस ने सिंधिया को टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने तंज कसते हुए सिंधिया को सीएम बनाने की इच्छा जताई है। तो क्या गोविंद सिंह की कोशिश सिंधिया और बीजेपी के बीच द्वंद्व पैदा करने की है? पार्टी ने ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को अवसर नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र से कम 5-6 महीने के लिए माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना चाहिए। जिस पार्टी ने उनको सींच कर इतना ऊपर बढ़ाया है, उस पार्टी को छोड़कर सरकार गिराने का फल तभी सिद्ध होगा जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब गोविंद सिंह की ये मांग किसी रणनीति का हिस्सा है या कुछ और, लेकिन जो भी हो टारगेट पर तो सिंधिया ही है। हालांकि गोविंद सिंह के बयान पर सिंधिया ने भी पलटवार किया और खुद को जनता का सेवक बताया। जो लोग इस परिवार को करीबी से जानते हैं, चाहे कांग्रेस में रहे हों, चाहे बीजेपी में रहे हों, चाहे मेरी दादी रहे हो, चाहे मेरे पूज्य पिताजी रहे हो, चाहे मैं रहा हूं, हमारी एक ही मंशा है, एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है और वो है जनता का विकास, जनता की सेवा और एक सेवक के रूप में कार्य करने की। और उसी मंशा के साथ पिछले 20 वर्ष मैंने कार्य किया है और आप लोगों के आशीर्वाद और ग्वालियर की जनता के आशीर्वाद से उसी तरह जीवन के आखिरी सांस तक मैं कार्य करने की कोशिश करूंगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया तो रहेंगे ही, साथ ही कांग्रेस सिंधिया के बहाने बीजेपी को भी घेरेगी। उसकी कोशिश सिंधिया और बीजेपी के बीच किसी भी तरह से टकराव की स्थिति पैदा करने की हो सकती है, ताकि विधानसभा चुनाव में उसे इसका सीधा फायदा मिले। हालांकि बीजेपी की रीति और नीति कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। बीजेपी अपने कड़े अनुशासन के लिए जानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस का पैंतराक कितना चल पाएगा, इस पर भी सबकी नजर है। सवाल नंबर 1, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की रडार पर हैं? सवाल नंबर 2, क्या सिंधिया को टारगेट करना कांग्रेस की स्ट्रेटजी है? सवाल नंबर 3, क्या सिंधिया को घेरना कांग्रेस को उल्टा भी पड़ सकता है? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है सिंधिया बहाना, बीजेपी पर निशाना। भारतीय जनता पार्टी में यह बिल्कुल साफ है कि मध्य प्रदेश से शिवराज का चेहरा ही मुख्यमंत्री के रूप में 2023 में दिखाई देगा, लेकिन बार बार कांग्रेस किसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीच में ले आती। अब बीच में लाने की वजह भी साफ है कि सिंधिया पर आप निशाना साधते रहिए या बहाना बनाते रहिए, बीजेपी पर अपने आप निशाना सज जाएगा। लेकिन दर्द भी है इसके पीछे। दर्द यह है कि सिंधिया ने 2020 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और अब तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को वो कह भी रहे थे कि मेरा काम ही है, मेरे परिवार का काम रहा है कि जनता की सेवा करना और अंतिम सांस तक मैं सेवा करता रहूंगा, किसी भी रूप में हो। लेकिन कांग्रेस क्या कुरेदना चाहती है या फिर अपने दर्द को झलकाना चाहती है? अब इसी को आज समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम के, आपका बहुत स्वागत है। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, पूर्व सांसद कांग्रेस के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और जय नांगड़ा जी है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। तीनों मेहमानों का सबसे पहले मैं प्रताप भानु शर्मा जी आपसे ही समझना चाहूंगा, ये दर्द क्यों नहीं जाता? अब तो अरसा बीत गया, वो भारतीय जनता पार्टी में है, आप कांग्रेस में है, और ये भी साफ है भारतीय जनता पार्टी में कि चेहरा जो है एक तरफ शिवराज जी का है, दूसरी तरफ कमलनाथ जी का। फिर बार बार जुबा पर क्यों आ जाते सिंधिया? देखिए, जिस तरह का उन्होंने विश्वासघात किया, कांग्रेस को धोखा दिया, कांग्रेस नेतृत्व के साथ धोखा दिया, और जब उन्हें बोलने का, टीवी पे अपने बयान देने का मौका आता है तो गद्दारी करने वाले ही सामने वाले को गद्दार कहने की कोशिश करता है। हम नहीं लाते रडार पर उनको बार बार, बीजेपी वाले ही बार बार कहते हैं और ये हमेशा याद दिलाते हैं कि पिछला कांग्रेस ने चुनाव
इनके सिंधिया के चेहरे पर लड़ा था, तो अब इस बार भाजपा सिंधिया के चेहरे पे चुनाव लड़के देख ले। कांग्रेस ने पिछला चुनाव कमलनाथ जी के चेहरे पे लड़ा था, कार्यकर्ताओं की दमखम पे लड़ा था और अपने संकल्प पत्र, हमारे चुनावी मैनिफेस्टो पे लड़ा था, जिसपे जनता प्रभावित हुई और उसने कांग्रेस को बहुमत दिया। जनमत कांग्रेस को मिला, मैंडेट कांग्रेस के फेवर में मिला। ये इससे साफ होता है कि किसी के चेहरे पे नहीं लड़ा था, पर भाजपा के नेता ये कहते नहीं सकते। आपने बनाए नहीं और आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये बना दे, ये कैसे होगा? हमने बनाने का कोई वायदा नहीं किया था। वायदा यही याद बार बार दिलाते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना था, उनके चेहरे पे। अरे तो लड़ लो ना, लड़ा लो, आप उनका चेहरा बना के लड़ लो चुनाव, काहे की दिक्कत है? अब तो आपके पास है, धोखा देकर चले गए, चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, उनने उनके परिवार की परंपरा को निभा दिया। अब गद्दारी का और क्या, हमें आवश्यकता नहीं है। अब इसका जवाब तो प्रदेश की जनता देगी। कार्यकर्ता और कांग्रेस के साथ साथ जनता के साथ धोखा हुआ है। जनता के मैंडेट जो कांग्रेस के पक्ष में दिया था, किसानों के हक में दिया था, मध्य प्रदेश में एक नई विकास की धारा लाने के लिए दिया था, अब तो जनता तैयार है उसका जवाब देने के लिए। दिया था तो अब तो 6 महीने बच गए, साफ हो जाएगा कि किसके लिए दिया था। उसके बाद रिजल्ट भी आएंगे, चुनाव भी होंगे और चेहरा कौन होगा डॉक्टर साहब से समझ लें। डॉक्टर साहब, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी में हालांकि साफ है कि शिवराज जी मुखिया रहेंगे मध्य प्रदेश के, 2023 में भी 18 में है ही, जैसा आप लोग लगातार कहते हैं, और सत्ता और संगठन मिलकर कई तस्वीरें भी इस समय दिखाई दे रही, वो भी साफ है। लेकिन सिंधिया का नाम लेकर ये दर्द झलका रही कांग्रेस या आपका दर्द बढ़ा रही? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा नेता स्पष्ट, हमारी नीति स्पष्ट, हमारी नीयत स्पष्ट, हमारी जनता को लेकर जितनी भी योजनाएं वो स्पष्ट हैं और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मनोज जी, तो 50 लाख से अधिक महिलाएं जो हैं वो रजिस्ट्रेशन ले चुकी हैं लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए, जो जून फर्स्ट वीक से डिलीवरी ऑफ मनी शुरू हो जाएगा उन महिलाओं को, जिनका इन्होंने बंद कर दिया था उठाकर। तो अब देखिए, कमलनाथ जी बहुत परेशान हैं। उनको जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि उनके पास वो मटेरियल ही नहीं है जिसको लेके वो जनता के बीच जा सकें, उनके पास उस प्रकार का संगठन नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जो 3 चमकदार चेहरे थे तथाकथित, उसमें सिंधिया जी सबसे आगे थे 18 के चुनाव में। तो साहब दर्द तो होगा, मतलब यदि धड़ से मुख्य शीश ही गायब हो जाए और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, बाकी दोनों 80-80 के हैं तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा कठिन है। और देखिए, एक चीज़ और है, एक तरफ दिग्विजय सिंह है, सुपर फ्लॉप है, उनके नाम पे वोट कट जाते हैं, मिलते नहीं है, वो हिंदू मुसलमान में उलझे रहते हैं क्योंकि बिजली सड़क पानी पे वो बात ही नहीं कर सकते, उसमें वो ऑलरेडी बंटाधार के रूप में नामित हैं। कमलनाथ जी को ले लें तो कमलनाथ जी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मध्य प्रदेश उसकी ना जन्मभूमि है, ना उनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई है, ना शादी ब्याह यहाँ हुआ है, ना उनका घर है, अभी पोते खिलाने भी वो दुबई जाते हैं। तो यहाँ तो केवल प्रवासी है। वो भी पता लग गया कि ऐसा भी होता है। जी बिल्कुल 100% है, और तो केवल प्रवासी हैं वो। तो स्वाभाविक है कि वो तो केवल एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रखने के लिए इंदिरा जी ने उनको भेज दिया था कि एक सेफ जगह है, वनवासी अंचल में सीधे लोग होते हैं, तो वहाँ जाओ, एक हनुमान जी की मूर्ति लगा देना तो तुम्हारा काम चलता रहेगा। और इसीलिए उन्होंने एक धेले का इन्वेस्टमेंट निजी व्यापारी के रूप में भी नहीं किया। आप कमलनाथ जी की 24 कंपनियों में से कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं पाएंगे। उनके 2-2, 3-3 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो भारत के सबसे बेहतर है, एक भी नहीं खोला उन्होंने छिंदवाड़ा में गरीब बच्चों के लिए, कभी कोई प्रयास नहीं किया। तो एक तरफ दिग्विजय सिंह है जो विकास के नाम पर उनको वोट नहीं मिलते हैं, और दूसरी तरफ कमलनाथ हैं जो सन ऑफ द सॉइल नहीं, कानपुर के कमलनाथ हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके पास सबसे जो क्रेडिबल फेस था जी, उसको उन्होंने इतना दुत्कारा, इतना परेशान किया, इतना अपमानित किया कि वो चले गए। और उसके घाव देखिए आप, ये घाव केवल गोविंद सिंह जी समझ सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल की जो 25-30 सीटें हैं, इसके ऊपर सर इनको बूथ पर बैठने के लिए BLA नहीं मिले हैं। आप उपचुनाव में आपने भी कवरेज किया है जी, और बहुत कठिनाई से इन्होंने चुनाव लड़ा है। तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिंधिया जी कितने मजबूत हैं। और जो आपने बात कही, सिंधिया जी देखिए कांग्रेस में भी अनुशासित थे, यहाँ पर भी हैं, और बहुत उनके ब्लड में है वो,
और इसीलिए आपने देखा होगा कि चाहे नरेंद्र मोदी जी की टीम के हिस्से के रूप में हो, चाहे शिवराज जी के अनुज के रूप में हो, वो बिल्कुल अलाइंड होके चलते हैं। तो उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ बीच में जगह बताएं। अब ये भी समझना पड़ेगा कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने ऐसा क्यों कहा। मैं समझ लेता हूँ, नागड़ा साहब मेरे साथ, नक्ट साहब आपसे समझूंगा मैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्यों कहा। अब इसमें कोई भी कह सकता है कि एक बार आप भी चढ़ा लीजिए, लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह कहते तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखती। अब वो निशाना किस पर है, सिंधिया जी पर है या भारतीय जनता पार्टी पर है या कहीं और, लेकिन ये क्या चलता रहेगा चुनाव भर? मनोज जी, जैसा आप जानते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है, और ये सिंधिया जी की ये कह सकते हैं कि दुखती रग है, क्योंकि कोई भी राजनीति में यदि है, वो चाहे हर आदमी अपना बयान में यही कहेगा कि मैं जनता का सेवक हूँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हर एक की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और बिना महत्वाकांक्षा के कोई राजनीति में आता नहीं। और महत्वाकांक्षा आप केंद्र में मंत्री भी हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की होती है, प्रधानमंत्री बनने की होती है। और यदि कोई कहे कि वो उसको ये सब चीजों से सरोकार नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो संत बन करके कोई राजनीति में नहीं आया। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ज्योतिरादित्य जी की महत्वाकांक्षाएं थी और पात्रता भी थी। मैं इनकार नहीं करता कि वो एक अच्छा युवा चेहरा थे जो कांग्रेस उसको प्रोजेक्ट कर सकती थी, तो मैं उनकी पात्रता से भी इनकार नहीं करता। और ये बात भी सच है कि एक चमकीला चेहरा था। मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी की बात से सहमत हूँ कि इन दोनों चेहरों की बनिस्बत एक ज्यादा चमकीला चेहरा था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के कांग्रेस के वोट बटोरने के लिए तो उन्होंने एक स्टार प्रचारक के रूप में किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो निश्चित रूप से किनारे वो कहीं ना कहीं आहत थे। तो वो जो जख्म है वो उनको कुरेदने का कहीं ना कहीं प्रयास कांग्रेस ने किया। और मैं ये कहूं कि यदि वो यहां भी आए हैं तो क्या वो महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गई? जैसा आपने कहा कि वो उसका शीर्ष थे, तो क्या यहाँ पर भाजपा में जब वो एक आए हैं तो वो क्या धड़ के रूप में आए हैं? और क्या फिर दो शीश हो गए, एक तरफ शिवराज जी और एक तरफ ये? भाजपा भी उनके चेहरे को कैश कराना चाहती है, और कराना राजनीतिक रूप से गलत भी नहीं है, लेकिन बात यही है कि कहीं ना कहीं वो जो दबी हुई महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की थी वो तो आज भी अधूरी है उनके भीतर, ऐसा आप कह रहे हैं। चलिए प्रताप भानु शर्मा जी, यही बात आती है कि चेहरा किसी का दिखाया और बारात किसी की निकली, दूल्हा कोई बन गया, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती रही। लेकिन यदि इसको दूसरे रूप में भी देखें कि आपके पास एक चेहरा तो था, उससे तो इनकार नहीं कर सकते, और वो चेहरा 26 सीटें लगभग आपको ग्वालियर चंबल से मिली, और ग्वालियर चंबल पर इस समय बहुत ज्यादा ध्यान सिंधिया दे रहे हैं, वो उनका क्षेत्र भी है। और यही शायद आपके लिए चिंता का विषय भी है कि सिंधिया को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं चंबल ग्वालियर में, तो फिर कांग्रेस कैसे उस पर काम करेगी, और इसीलिए बार बार ऐसी चीजें सामने आ जाती। देखिए सैनी जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी दमखम से ग्वालियर चंबल संभाग में काम कर रहा है, और जो ये चेहरे की बात कर रहे हैं, तो अब सिंधिया जी का चेहरा, चाल चरित्र और चेहरा भाजपा में जाने के बाद में कलंकित हो गया है, गद्दार के रूप में आपके पास से चलेगा तो कलंकित हो गया। जी बिल्कुल, चाल चरित्र और चेहरा तीनों बदल गए। अब तो उसमें कोई बात कह ही नहीं सकती। और यदि चेहरा जनता ने तो कांग्रेस के नेताओं को गद्दार मांगा ना उपचुनाव में, उनके नाम पर चुनाव लड़ लेना, ये शर्मा जी, जनता ने तो गद्दार कमलनाथ जी को माना। ग्वालियर चंबल, देखिए व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाइए, नहीं आप भी तो यही कर रहे हैं महाराज। कुछ नहीं मिलता आज भाई, आपने कर्ज माफी कही और नहीं करी, तो गद्दारी हुई कि नहीं हुई? मुख्यमंत्री इतने बोरा गए, गद्दारी हुई कि नहीं हुई है बताइए जनता से शर्मा जी। कमलनाथ जी ने कहा हम कर्ज माफी करेंगे, नीले फॉर्म, पीले फॉर्म, काले फॉर्म, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, नीले फॉर्म, काले फॉर्म। अच्छा, उनके तो फॉर्म भी नहीं भरा है, तो ये गद्दारी है कि नहीं है, ये बताइए जी। गद्दारी तो किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ क्यों कमलनाथ जी ने गद्दारी करी? चलिए बताइए आप। जनता के साथ गद्दारी करी आपने, क्यों करी गद्दारी कमलनाथ जी ने, बताइए ना। और फिर जनता ने बता दिया बड़े गद्दार कमलनाथ, बौखला गए हैं, तो उनको हटा दिया उन्होंने। प्रताप भानु शर्मा जी, इसको दूसरे बड़े गद्दार कमलनाथ, इसलिए तो हटा दिया उनको। आदमी इनके लिए आप शब्दों को शर्मा जी, अच्छा आप कहें तो शिष्टाचार और हम कहें तो आम का आचार, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो शिष्टाचार के बाहर जाते ही नहीं है शर्मा जी, मैं इतनी देर से सुन रहा था, तो क्या आपको लगा कि हमारा शब्दकोश जो है वो अभद्र भाषा में कोई दरिद्र थोड़ी ना है? बोलने लगते हो, झूठे आरोप लगाने लगते हो,
हम आपके बीच में अच्छा, बोले कमलनाथ जी बड़े गद्दार हुए कि नहीं हुए, ये बताओ। सिंधिया गद्दार है नहीं, कमलनाथ जी बड़े गद्दार हैं कि नहीं है, ये तो बता दो आप। उन्होंने कर्ज माफी नहीं करी, महिलाओं का भत्ता बंद कर दिया, कन्यादान, लाडली लक्ष्मी, सहरिया परिवार सब बंद कर दिया उठा के, बेरोजगारों के साथ गद्दारी करी, अतिथि शिक्षकों के साथ गद्दारी करी, मध्य प्रदेश के किसानों को लाल, पीले, नीले, हरे फॉर्म में उलझाकर गद्दारी करी। प्रताप भानु शर्मा जी, राहुल गांधी से गद्दारी करी उन्होंने। एक सवाल है प्रताप भानु शर्मा जी, यदि हम राहुल गांधी जी से गद्दारी करी शर्मा जी, प्रताप भानु शर्मा जी के साथ गद्दारी इनने करी, राहुल गांधी जी से गद्दारी कर गए कमलनाथ तो। जनता ने इन्हें विश्वास, आपको राहुल गांधी के साथ नहीं जा रहे अभी वो। डॉक्टर साहब एक सवाल ले लूं, प्रताप भानु शर्मा जी, प्रताप भानु शर्मा जी, कर्जा माफ किसने करा? प्रताप भानु शर्मा, कांग्रेस ने करा। शर्मा जी उसको खत्म किसने शर्मा करा? साहब, भाजपा ने। छोड़िए साहब, आप उतर गए। प्रताप भानु शर्मा साहब, मेरा एक सवाल है, मेरा ये गई। सवाल है कि ठीक है वो मान लिया, लेकिन जो नुकसान हुआ है आपको जिन सीटों पर, उसका जवाब तो दीजिए, उसकी पूर्ति कैसे होगी? चेहरा तो आपके पास से चले गया। नहीं, वो उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा था चंबल ग्वालियर संभाग में या जिस भी जगह में। कांग्रेस ने अपने सिंबल हाथ के पंजे पे चुनाव लड़ा था, और हमारा हाथ का पंजे का चुनाव चिन्ह आज भी लोगों के दिल में है, दिमाग में है, और हमने अपने मैनिफेस्टो पर, अपने वचन पत्र में हमने चुनाव लड़ा था। और वचन पत्र के समय ही सिंधिया भी चिल्लाकर क्या वचन पत्र पर कमलनाथ जी ने गद्दारी कर दी। बोल रहे हो आप, तो आपके बीच में बोलते नहीं है। इसी वचन पत्र पर तो गद्दारी कर दी। इसीलिए सिंधिया जी को जनता से वफादारी करनी पड़ी। अभी बहुत समय जनता से वफादारी सिंधिया जी को करनी पड़ी, क्योंकि कमलनाथ जी ने वचन पत्र से गद्दारी कर दी। डॉक्टर साहब चलिए, डॉक्टर साहब सिंपल सी बात है। माफ करो शिवराज, अरे सर अब आपने माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। शर्मा जी आपने खुद ही कहा ना, जब वचन पत्र से कमलनाथ जी ने गद्दारी करी तो सिंधिया जी ने जनता से वफादारी करी, और उसके बाद उपचुनाव में जनता ने बोल दिया हाँ ठीक किया था। चोर कोतवाल को डांटे। अब छोड़िए ना सर, मुहावरे गिनाने से थोड़ा ना आप बड़े कोतवाल हो जाओगे। सिंधिया करे। डॉक्टर साहब एक बात तो है, एक बात चोरी आपने करी, अपने आपको कोतवाल भी कह रहे हो। नितेश जी, आपके भी होती है सर, आपके साथ सर, आपके साथ भी सिंधिया आ गए। डॉक्टर साहब आपके साथ सिंधिया जी आ गए। प्रताप भानु शर्मा जी, मैं एक सवाल ले रहा हूँ डॉक्टर साहब। सरकार को गिरा दिया, प्रताप भानु शर्मा जी के साथ धोखा किया, कड़वे हो गया कर्जा माफी का कांग्रेस ने जो सर, मैं प्रताप भानु शर्मा किया था आपने बंद कर दिया। सर मैं एक सवाल, गद्दारी कौन ने करी? डॉक्टर साहब से सवाल ले रहा हूँ। सर आपने करी गद्दारी, जी कमलनाथ जी ने की। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि ठीक है सिंधिया तो अब आपके साथ है, इसी बीच में निकाय के चुनाव हुए तो आपने ग्वालियर खो दिया, जब तो सिंधिया आपके साथ थे। मुरैना आपने खो दिया, सिंधिया आपके साथ थे। और फिर वो बार बार कहते हैं कि वो गुनाह से भी हार गए थे, हालांकि वो मोदी की जीत थी, वो अलग मुद्दा है क्योंकि वो कांग्रेस में रहते हुए हारे थे। पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इन चीजों को कांग्रेस ने सीख तो ली है, क्योंकि यदि मुरैना या बाकी जगह वो जीत जाते हैं तो ये चैलेंज तो है, आपके लिए भी चैलेंज है। ठीक है सिंधिया जी, आपने बिल्कुल ठीक है। मुरैना में सिकरवार जी जीते। सिकरवार जी हमारे कार्यकर्ता, बालकाल के स्वयंसेवक हैं वो, आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। और वहां पर ग्वालियर में, और ग्वालियर में आपने देखा होगा कि जो गुप्ता थी, रुचि गुप्ता शायद जी, वो 50,000 वोट वो लेके चली गई थी शहर में। तो एक डिवीजन ऑफ वोट जो हुआ वहां पर मेयर प्रत्याशी के लिए, वो हमारे विरुद्ध गया, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हम तो उसको, हमने थोड़ा ना कहा है कि ये कमलनाथ जी की गद्दारी की वजह से हो गया। हमने तो कहा है ठीक है, इट्स आउटकम ऑफ द रिले। अब उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है साहब। तो हम जनता के बीच जाते हैं, जनता कमलनाथ जी को गद्दार मान के शर्मा जी को घर पे बिठा दिया उन्होंने। आरोप लगाते हो तो कांग्रेस घर पे बैठ गई, जमाना आ गया। तो हम क्या करें? जनता अपने प्रति वफादार लोगों को चुनती है, और उपचुनाव में उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया, और अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लक्ष्य करके चलेंगे। आप करो 9 से अधिक सीटें यदि हमारे पास हैं मनोज जी, तो 2/3 बहुमत तो नगर निगम नगरीय निकाय में भी प्लस ही है ना हमारे पास। के ऊपर 2/3 बहुमत नगरीय निकाय में भी हमारे पास ही आया है ना मनोज जी, आपकी तो संख्या है।
80% तक बहुमत हमारे पास नगरीय निकाय के नगर परिषद और पंचायत में है, नगर निगम में 2/3 है। और बताइए आप क्या करें? तो हमारे पास मैंडेट है जिसको आप मैंडेट कर लेकर चल रहे हैं। और चूंकि ये सच्चाई कांग्रेस के लिए कड़वी है, तो वो कड़वाहट आप शर्मा जी के वक्तव्य में देख रहे हैं आप। जय नागड़ा जी, तो ये तो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। देखिए वो सिंधिया की बात वो भी करेंगे क्योंकि सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और एक ऐसा कांग्रेस से गद्दारी करके तो भाजपा में कमलनाथ जी ने जनता से गद्दारी नहीं की होती तो गले लगा लिया। तो सिंधिया जी आपको नहीं छोड़ते। अब अपनी गद्दारी कमलनाथ जी सर अभी 10 जनपद पहुंचाने लगे सोनिया जी के पास। गद्दारी करिए सर, भारतीय जनता पार्टी से अभी एक सज्जन ज्वाइन 10 किया जनपद पहुंचाने लगे जनता का पैसा। करिए आपने किसानों का पैसा 10 जनपद पहुंचा दिया सोनिया जी के पास। आपने गद्दारी करिए। और कितना 1300 करोड़, आपने 1300 करोड़ आपको पता है? आप विदिशा में बैठे रहते हो, आपको पता भी नहीं है। खत्म कर दिया। आपको पता है? जय नागड़ा जी, आपको पता है 2 दिन पहले ही 3 साल पहले छापा पड़ा था, 5 साल पहले। सिंधिया को लेकर दोनों कितना परेशान, आप देखिए दोनों ही दल, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, यानी जी मुझे आज प्रताप भानु शर्मा जी का जो ऊर्जा का स्तर है, जो उनका एनर्जी लेवल है, वो देख करके लग रहा है कि कांग्रेस दमखम के साथ मैदान में है। वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इस बात की मैं तारीफ करूंगा कि वो जिस दमखम के साथ में खड़े हैं, और ये दमखम यदि कांग्रेस लगातार बनाए रखे तो मुझे लगता है कि उसकी संभावनाएं खत्म नहीं होती। और हितेश जी तो हमेशा की तरह जैसा बहुत परिपक्व होकर के बहुत, लेकिन आज वो भी छेड़ने में आज उन्होंने भी कसर नहीं रखी। देखो आपको नहीं छोड़ रहे नागड़ा जी, गद्दारों आपको नहीं छोड़ रहे, से ही लड़ना पड़ेगा। अच्छा सोचिए कोई बुढ़ापे में शादी करने निकले तो मैं क्या करूंगा नागड़ा साहब? सर एक युवा चेहरा जिसके पास तमाम तरह की संभावना है, जिनका आप भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन एक युवा चेहरा है तो नुकसान तो है कांग्रेस को। नहीं देखिए, लेकिन ये बात भी सच है कि ग्वालियर में कहीं ना कहीं उनका असर कम हो रहा है और खुद चुनाव आ रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से यदि देखें हम तो कई बार ये होता है कि आपका दूर तक आपका असर होता है, पास में कहीं नहीं होता है, और उसके फायदे भी हैं लेकिन उससे चुनौतियां भी हैं। कहीं ना कहीं जो उनके सिंधिया जी के साथ जो समर्थक भाजपा में आए हैं, वो भाजपा के उस कल्चर के साथ कहीं ना कहीं आपस में मेल नहीं खा पाया है। और जैसे मैं यदि खंडवा की बात करूं, यहाँ पे जो मानदाता विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक छोड़कर कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लोग उनके साथ अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे, या जिन्होंने पिछली बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ा अब वो उनका क्या होगा। तो कुछ चुनौतियां हैं। मुझे लगता है कि हर चीज के साथ दो पहलू होते हैं। सिंधिया जी का आना अपना फायदा है, और इसकी वजह से सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि बीजेपी सरकार में आ गई, और इस बात से तो इनकार नहीं है। लेकिन उसके साथ जो कीमत चुकाई है जिस तरह की, तो वो भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे सामंजस्य होगा। क्योंकि वहां पर जहां पर सिंधिया जी को यदि आप या उनके समर्थक यदि कहीं आगे दिखते हैं, तो वहां पर भाजपा के जो नेता हैं जो इतने समय तक उनके खिलाफ लड़ते रहे, ये और 28 सीटें सीधे प्रभावित हुई है। ठीक है, 19 भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई और 9 कांग्रेस के पास आई, लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हुआ प्रताप भानु शर्मा जी जाने के बाद। वो शायद जो बाकी चुनाव हुए, बाद में चुनाव हुए, उसमें भी असर उसका दिखाई दिया। ये ठीक है, नगरीय निकाय के चुनाव में आपने ठीक परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब दावा कर रहे थे, यदि वोटा परसेंटेज देखते या बाकी सीटों को देखते हैं तो बीजेपी उसमें भी आगे रही। बहुत जल्दी एक छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए, 2023 के चुनाव रिजल्ट बताएंगे कि किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ है कार्यकर्ता में। बल्कि जैसा भी नागड़ा जी ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही कि भाजपा के कार्यकर्ता सिंधिया के व्यक्तित्व को और उनकी झूठ को और उनकी गद्दारी को पचा नहीं पा रहे हैं, और वो एक बड़ा अंतर्द्वंद की स्थिति हो गया, अभी भी आप उससे बाहर नहीं आ रहे हो। और अच्छा, कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है। इसका रिजल्ट 2023 के चुनाव में आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कार्यकर्ता कांग्रेस का अपनी अभी भी आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बहुमत सीटें अभी भी आप उसी में उलझे हुए हो। आप देखो तो मन की बात तो कह दी नागड़ा जी ने,
उसे अरे साहब, समझ मैं लो तो ये लोग। पूछ रहा हूँ कि जो ना आपके समझे पास वो अभी अनाड़ी है। दर्द के अलावा कुछ जो नहीं ना बयां कर समझे देंगे। वो अनाड़ी है, समझने वाले समझ गए। मनोज जी, आपको जंगला जवाब जी मिल क्या गया कह होगा, रहे ये हैं? तैयारी है कांग्रेस की। चलिए सर, हाँ, अरे हमारी पूरी तैयारी यही है। तैयारी है, दर्द और लेकर हम जाएंगे, दर्दे दिल। मैदान में जवाब देंगे, गोविंद दर्दे सिंह दिल जवाब लेकर देंगे। ठोकर ठोकर लेकिन खाएंगे। चलिए सर, अब जवाब छोड़ दीजिए देंगे। किसके ऊपर, दर्द तो हमारे जनता दर्द पार्टी दिल में। लेकर जी फिर मैदान ठोकर में खाएंगे। जवाब देंगे ऐसे गद्दारों को जिन्होंने। अरे खूब गाली कांग्रेस के दीजिए नाम सर, इस पर उम्र आज में के शोभा नहीं सर देती। नागड़ा चुनाव साहब ने लड़के मना कर दिया है, तो अब मैं जवाब लोगों नहीं के साथ दूंगा। धोखा किया, लेकिन आप गद्दारी इस करी। उम्र में भी गालियां दे जय सर, लेते बहुत बहुत हैं, ये धन्यवाद। कांग्रेस का ही प्रताप है नागड़ा साहब। साथ ही प्रताप भानु शर्मा जी और जय नागड़ा जी। लेकिन मध्य प्रदेश में सिंधिया की चर्चा बनी रहती है। जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है तो बार बार कांग्रेस की निशाने पर भी आ जाती है। लेकिन निशाने में बहुत कुछ छिपा है, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस को उतनी ही तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जाहिर है वो प्रत्याशी भी खंगालना पड़ेंगे कांग्रेस को। और ये भी देखना पड़ेगा कि जो नुकसान सिंधिया के जाने से हुआ उसकी पूर्ति कैसे होगी। लेकिन जिस तरह कांग्रेस सवाल उठाती है, क्या उसका भी कुछ, उसके पीछे कुछ और दिखाई देता, ये समझ आएगा। सिंधिया बहाना, बीजेपी निशाना। इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, शराबबंदी पर संग्राम। नमस्कार।